भारत 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश, आखिर ये चलता कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक किताब में, भारत का संविधान। तो चलिए आज हम इसी रूल बुक के कुछ बहुत ही जरूरी हिस्सों को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल्स 301 से 350 हमारे देश को कैसे चलाते हैं। ये सवाल सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है। और इसे समझने के लिए संविधान को सिर्फ कानूनों की एक मोटी सी किताब की तरह नहीं देखना है, बल्कि इसे हमारे देश का ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए। ठीक वैसे ही जैसे एक ओएस कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है, संविधान की ये आर्टिकल्स तय करते हैं कि देश में व्यापार कैसे होगा, सरकारी मशीनरी कैसे काम करेगी, हम अपना नेता कैसे चुनेंगे और पूरा देश एक दूसरे से किस भाषा में बात करेगा। तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले और सबसे जरूरी फीचर को देखते हैं, वो इकोनॉमिक हाईवे जो पूरे भारत को एक सिंगल मार्केट के तौर पर जोड़ता है। अब देखिए यहाँ संविधान ने क्या कमाल का बैलेंस बनाया है। एक तरफ आर्टिकल 301 कहता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक व्यापार पर कोई रोक टोक नहीं होगी, फुल फ्रीडम। लेकिन दूसरी तरफ ये भी पक्का किया गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट को नजरअंदाज ना किया जाए, इसीलिए जरूरत पड़ने पर कुछ रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। अब ये आज़ादी कहीं केओस न बन जाए, इसके लिए कुछ सिंपल रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कोई भी राज्य दूसरे राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। और हाँ, पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए संसद एक अथॉरिटी भी बना सकती है। मतलब खेल सबके लिए खुला है, लेकिन नियम भी सबके लिए बराबर हैं। ठीक है, इकोनॉमिक हाईवे तो बन गया, पर इसे सुचारू रूप से चलाएगा कौन? इसके लिए चाहिए एक कुशल इंजन रूम, यानी वो लोग जो सरकार चलाते हैं। तो अब देखते हैं कि इस मशीनरी में लोगों की भर्ती और उनका मैनेजमेंट कैसे होता है। एक सिविल सेवक का सफर समझिए कि 3 स्टेजेस में बटा होता है। पहले पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी संस्थाएं सही उम्मीदवार चुनती हैं। फिर सर्विस के दौरान वे राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आर्टिकल 311 उन्हें एक तरह का प्रोटेक्शन देता है। मतलब बिना किसी ठोस वजह और सुनवाई के मौके के उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। ये फेयरनेस को यकीनी बनाता है। इन्हीं नियमों के तहत आईएएस और आईपीएस जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज बनती हैं। इन्हें स्टील फ्रेम पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केंद्र और राज्यों को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी की तरह हैं, जो पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ पिरो कर रखती हैं। तो ठीक है, सरकार चलाने वाली मशीनरी भी समझ ली, पर इस मशीनरी को असली पावर मिलती कहाँ से है? ये पावर मिलती है लोगों से, हमारे लोकतंत्र के दिल से, यानी चुनावों से। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 18। ये हमारे लोकतंत्र का सबसे पावरफुल टूल है। ये हर भारतीय नागरिक को बिना किसी धर्म, जाति या लिंग के भेदभाव के सरकार चुनने का बराबर का हक देता है, और ये अधिकार हमें सीधे हमारे संविधान से मिलता है। अब वोट का अधिकार तो मिल गया, पर ये इलेक्शन फेयर हो, इसकी क्या गारंटी है? इसके लिए संविधान ने 3 मजबूत पिलर्स खड़े किए हैं। एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रखता है, भेदभाव के खिलाफ एक साफ साफ नियम और संसद को चुनाव से जुड़े कानून बनाने की शक्ति। ये तीनों मिलकर इंश्योर करते हैं कि पावर का ट्रांसफर शांति से और निष्पक्ष तरीके से हो। हमने व्यापार, सरकार और चुनावों की बात कर ली, लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा और डाइवर्स देश एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करता है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का आखिरी मॉड्यूल इसी सवाल का जवाब देता है, राजभाषा। यहाँ संविधान ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला। राष्ट्रीय एकता के लिए संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बनाया गया, लेकिन साथ ही लीगल सिस्टम और देश भर में कम्युनिकेशन में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखा गया। ये डाइवर्सिटी में यूनिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह है, आर्टिकल 350 हर नागरिक को ये हक देता है कि वो अपनी भाषा में अपनी बात, अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचा सके। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाषा कभी भी इंसाफ के रास्ते में दीवार नहीं बन सकती। तो ये थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 कोर मॉड्यूल्स: ट्रेड, सर्विसेज, इलेक्शंस और लैंग्वेज। ये चारों मिलकर ही उस फ्रेमवर्क को बनाते हैं जिस पर एक यूनिफाइड, फंक्शनल और डेमोक्रेटिक भारत खड़ा है। लेकिन टेक्नोलॉजी की तरह कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं होता, उसे समय के साथ अपडेट करना पड़ता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, जैसे जैसे भारत बदल रहा है,
आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए इन नियमों में क्या बदलाव जरूरी होंगे? क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारे भविष्य के भारत की कहानी लिखेगा।